हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम गैसीय स्टेट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें पहला पार्ट जो था आइडियल गैस वाला पार्ट जो था वो अब तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जिसको बोल सकते हैं रियल गैस वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक रियल गैस और एक आइडियल गैस में डिफरेंस क्या होता है, कैसे किन किन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम इन दोनों गैसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद रियल गैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें हमारे लिए वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रियल गैस के बारे में एक चीज आपको जो याद रखनी है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने बोला था आइडियल गैस वो गैस होती है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उसको प्रेशर एंड टेम्परेचर की हर कंडीशन पे फॉलो करे। लेकिन रियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करती। उस गैस को हम क्या बोलते हैं, रियल गैस बोलते हैं। अब इस गैस को आइडियल गैस से डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास मेजर टू थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं वहीं पे बताऊंगा कि कैसे ये डिफरेंट होती है। उन दो थ्योरीज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती और कितना नहीं करती, यानी उस बिहेवियर से कितना दूर जा सकती है, वो कितना बच सकती है उस बिहेवियर से, कितना विरोध कर सकती है उस बिहेवियर का। उन दोनों चीज को हम दो थ्योरीज के थ्रू पढ़ते हैं और उन थ्योरीज का नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी एंड वैन डर वाल्स थ्योरी। इन दोनों ही थ्योरी से अलग अलग सेपरेटली हम रियल गैस को आइडियल गैस से डिफरेंशिएट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उन पे बात करेंगे। वन बाय वन दोनों की बात करते हैं, उसी से समझ जाएंगे आप सारी चीजें। ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं यहां पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी की। ये थ्योरी बोलती है कि रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती, उससे डेविएट करती है। क्यों करती है? क्योंकि आइडियल गैस में हमने एक एजम्पशन माना था कि उसमें कोई भी इंटर पार्टिकल फोर्स प्रेजेंट नहीं होते। आइडियल गैस में हम मान के चल रहे थे कि वहां कोई इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब समझते हो ना, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो फोर्स कुछ नहीं होते। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी बोलती है कि रियल गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकते हैं और रिपल्सन फोर्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से रियल गैस आइडियल गैस से जो बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। अब कितना डेविएशन शो करेगी, कहां कहां पे, उसके लिए इसने बोला कि हम एक फैक्टर बनाते हैं। एक फैक्टर जिसको इन्होंने नाम दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक फैक्टर जिसको बोला गया कौन सा फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या फिर आजकल इसको कंप्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं। कंप्रेशन फैक्टर दोनों एक ही बात है, कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर दोनों एक ही चीज है। ये फैक्टर होता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे एक चीज एज्यूम करो आप ऐसे कि एक मेरे पास कोई 1 किलोग्राम चीनी है कोई भी, है ना, और एक मेरे पास एक बड़ा सा बंडल है चीनी का, शुगर का एक बड़ा सा पैकेट है। अब मुझे बताना है कि ये पैकेट जो है ये इस 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स भारी है या कितने टाइम्स हल्का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1 से, है ना, ये जो भी मेरे पास वैल्यू है। या फिर ये मान लो 5 केजी शुगर से हमें इसको कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 से डिवाइड करके हम देख लेंगे कि कितना ज्यादा या कितना कम आ रहा है। हम बोल देंगे ये इससे उतना ही टाइम ज्यादा है। सिंपल, वेरी सिंपल। हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें 25 किलोग्राम शुगर है ना, तो जैसे हम कंपेयर करेंगे हमें पता चल जाएगा ये वाला जो पैकेट है ये इस स्टैंडर्ड शुगर से 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। तो वैसे ही यहां पे इन्होंने एक फैक्टर बनाया जिस फैक्टर की हेल्प से हम ये बता सके कि रियल गैस कितना डेविएट कर रही है आइडियल गैस बिहेवियर से, कितना दूर है वो उससे। और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर की वैल्यू जो है या डेफिनेशन जो वो याद रखनी है आपको, वो होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वही चीज हमने किया है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को मैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ गया या कितने टाइम्स कम हो गया। और वो बढ़ा है और वो कम क्यों हुआ होगा। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन लग रहा है, आइडियल गैस में हमने माना था कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अब यहां पे अगर रिपल्सन लग रहा है तो ये उतने ही दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस उतने टाइम्स ही बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा तो ये उतने ही पास पास आ जाएंगे। उतने ही पास पास आ जाएंगे मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम उतना ही कम हो चुका होगा रियल गैस का। यानी रियल गैस के वॉल्यूम को अगर मैं आइडियल गैस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो पहली चीज तो मुझे यह पता चल जाएगी कि उस गैस में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, या कोई फोर्स डोमिनेट नहीं कर रहा। दूसरी चीज हमें यह पता चल जाएगी कि अगर वो डोमिनेट कर भी रहे हैं तो कितने ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से कितना दूर जा चुकी है, वो सिंपल अब मैं इस फैक्टर की हेल्प से बता सकता हूं।
इस जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं इसमें। Z इक्वल्स टू हो जाएगा V रियल गैस को मैं V लिख रहा हूं अब यहां पे, डिवाइडेड बाई V आइडियल गैस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV, सॉरी V आइडियल गैस को हमें पता है आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू NRT होता है, हमने पढ़ा है आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू होता है NRT, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT बाई P, NRT बाई P। ये V जो है ये रियल गैस का V है। अब एक चीज आप यहां से ध्यान से समझना इस चीज को, रियल गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, उसको मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम कैसे बोल सकते हैं इसको, तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसके लिए आपको दो चीजें जो आगे वोंडरवॉल थ्योरी में हमें बताई थी, वोंडरवॉल थ्योरी में हमने एज्यूम किया, उनको मैं एक बार यहीं पे बता देता हूं, उनको वापस हम डिस्कस करेंगे वहां पे। अभी एक बार याद रख लो, वहां भी याद ही रखनी है कि आइडियल गैस और रियल गैस में एक और डिफरेंस जो होता है, एक डिफरेंस तो हमने देख लिया इंटर पार्टिकल फोर्स वाला है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ने इस पे पूरा काम किया। दूसरा फैक्टर जो है जिसपे वोंडरवॉल थ्योरी ने काम किया वो ये था कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ वेकेंट स्पेस का वॉल्यूम होता है, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम। यानी अगर ये एक बीकर है, इस बीकर में आइडियल गैस प्रेजेंट है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, इनके वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ ये जो वेकेंट स्पेस का वॉल्यूम है यही वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस में ये नेग्लिजिबल जो हमने माना था ये कैंसिल हो जाता है। यानी रियल गैस में वेकेंट स्पेस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी मेजर करते हैं, ये भी मैटर करता है, ये नेग्लिजिबल नहीं होता है। यानी ये जो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है, वेकेंट स्पेस का वॉल्यूम प्लस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ये होगा टोटल रियल गैस का वॉल्यूम। लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो कंटेनर का वॉल्यूम जो था उसमें से जब मैं मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास आइडियल गैस का वॉल्यूम आएगा। ये चीज क्लियर हुई दिमाग में, इसको ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होता है वो रियल गैस का वॉल्यूम होता है, और अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अपने पास क्या जाएगा, ये अलग से है एक चीज, ये अभी अपने ज्यादा काम नहीं आएगी, इसको हम काम में लेंगे वोंडरवॉल थ्योरी जब पढ़ेंगे तब। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है उसको हम यहां से क्या लिख सकते हैं, मैं इसको मिटाने वाला हूं ना इसके जस्ट बाद, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है उसको मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चीज याद रख लेना कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम आगे। तो यहां से फर्दर Z इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, अब ये आ गया PV डिवाइडेड बाई NRT, जो भी वॉल्यूम हमें गिवन होगा कंटेनर का वही हो जाएगा। तो एक रियल गैस के लिए PV इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, Z इंटू NRT लिख सकता हूं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ने एक नई इक्वेशन दे दी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी ने बताया कि PV इक्वल टू NRT को तो रियल गैस फॉलो नहीं करेगी, लेकिन रियल गैस PV इक्वल टू Z NRT को फॉलो करेगी। और इसमें Z की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए देखो Z इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब क्या केसेस मिल सकते हैं हमें, तीन ही केस मिल सकते हैं, यहां से तीनों केस को मैं 1 बाय 1 डिफाइन कर सकता हूं। केस 1 हमें क्या मिल सकता है कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है 1 से। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई हमारे पास 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, वो कब जाएंगे, जब रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। केस 2 क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या बन सकता है अपने पास, केस 2 बन सकता है कि Z की वैल्यू लेसर देन 1 आ जाए। अगर Z की वैल्यू लेसर देन 1 आ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तभी Z कम आएगा 1 से। अगर ये कम हो गया नीचे वाले से, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अगर कम हो गया वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, मतलब रियल गैस में मॉलिक्यूल्स पास पास आ चुके हैं। यानी रियल गैस में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ये दो चीज हम समझ चुके हैं, लेकिन एक तीसरा केस भी तो पॉसिबल है। तीसरा केस कौन सा पॉसिबल है, केस 3, कि अगर Z की वैल्यू 1 आ जाए, और Z की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के। इस केस में रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही होगी, कोई फोर्स डोमिनेट नहीं कर रहे होंगे। ये हमें बता दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी ने कि ऐसे हम एक रियल गैस को और एक आइडियल गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन तीन केसेस से क्या देखने को मिला हमें, देखो यहां से एक चीज तो ये हो गई कि जो Z की वैल्यू है वो कौन सी गैस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग गैसेज में Z की वैल्यू अलग अलग मिलेगी हमें, है ना। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है कि Z की वैल्यू प्रेशर, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा हमें पता है वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा, और अगर वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा तो Z की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। लेकिन यहां से इस इक्वेशन से देख सकते हैं ना हम, Z की वैल्यू जो है वो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूं रियल गैस का, तो वो प्रेशर, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। अब अगर प्रेशर के साथ हम इसका वेरिएशन देखें Z का,
तो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। उसके लिए हमें एक और थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी बस मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जेड वर्सेज पी का जो ग्राफ आएगा, जो वेरिएशन आएगा जेड का प्रेशर के साथ, वो कैसा आएगा। तो अब अगर हम प्रेशर के साथ जेड का वेरिएशन देखें तो ये मैंने जो एक लाइन बनाई है ये जेड इक्वल टू 1 के लिए बनाई है, यानी यहां पे आइडियल गैस बिहेवियर अपने को मिलेगा। जो भी आइडियल गैस होगी उसका ग्राफ प्रेशर के साथ ऐसे ही आएगा, जेड में कोई चेंज नहीं होगा प्रेशर के साथ। लेकिन रियल गैस के लिए अगर हम बनाएंगे तो जब हमने ग्राफ्स बनाए प्रेशर और जेड के वेरिएशन के साथ, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, H2 एंड He के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा आया। कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अभी के लिए ये ऐसा आया। और जब मोस्ट ऑफ गैसेज के लिए जब हमने ग्राफ बनाया तो ऐसा आया, लेकिन अलग अलग टाइप की गैसेज के लिए ये अलग अलग स्लोप और अलग अलग मिनिमा शो कर रहा था, अलग अलग पॉइंट जिन पे इसकी मिनिमम वैल्यू आए वो शो कर रहा था। ठीक है जी, किस किस गैस के लिए कैसे करेगा अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हम पूरा बताऊंगा मैं आपको। अभी अपने को क्या पता चला इस ग्राफ से कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, अगर प्रेशर की वैल्यू वेरी हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गैसेज जो हैं, देखो सारी गैसेज के लिए हाई प्रेशर पे ग्राफ जेड ग्रेटर देन 1 की तरफ जा रहा है। और जेड ग्रेटर देन 1 की तरफ सिर्फ कौन से फोर्स प्रेजेंट होते हैं, रिपल्सिव फोर्स। अभी देखा था हमने, जब जेड ग्रेटर देन 1 होता है तो रिपल्सिव फोर्स। यहां पे इस नीचे वाले पोर्शन में जेड लेसर देन 1 है, तो इसमें कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है जी, तो P की वैल्यू 10 to 0 जब थी, P बहुत कम था, 0 के अप्रोक्स था, तब हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। पहली चीज जो हमें पता चली। दूसरी चीज, प्रेशर की वैल्यू वेरी हाई होगी तो गैसेज जो है वो उनमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे हमेशा, उनके लिए जेड ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर मॉडरेट प्रेशर पे देखें तो मोस्ट ऑफ द गैसेज के लिए अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, जेड लेसर देन 1 आता है उनके लिए। हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसेज के लिए जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है, मतलब इनमें कभी भी अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस गैस के लिए जितना अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा उसके लिए जेड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब ये ग्राफ क्यों ऐसा आया, कैसे बना, वो हम देखेंगे, वॉन डर वाल थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे उसका। पहले ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी ने हमें इतनी चीजें बता दी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी के लिए आपको क्या याद रखना है, एक तो जेड की वैल्यू पीवी इक्वल टू जेड एनआरटी होता है, और एक जेड जब लेसर देन 1 होगा तब क्या मिल रहा है अपने को, जेड ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या मिल रहा है, और जेड इक्वल टू 1 होगा तब क्या मिल रहा है, और जेड इक्वल टू वी रियल डिवाइडेड बाई वी आइडियल होता है। बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी के लिए, जो हमारी हेल्प करने वाली है आगे। अब जल्दी से, इसने हमें ये बता दिया ना कि रियल गैस कितना डेविएट करेगी, आइडियल गैस बिहेवियर से कितना डेविएट कर रही होगी, ये एक्सप्लेन कर दिया, और बस यही मोटो था हमारा इस थ्योरी को पढ़ने का। तो अब हम एक दूसरी थ्योरी को और देख लेते हैं जो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करती है और ज्यादा यूज में लेने वाले हैं हर जगह हम उस थ्योरी को। दैट थ्योरी इज नोन एज वॉन डर वाल्स थ्योरी। लेट्स डिस्कस व्हाट इज वॉन डर वाल्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वॉन डर वाल थ्योरी, इसने दो एस्पेक्ट्स माने, दो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए कि जो हम आइडियल गैस में एजम्पशन मान के चल रहे थे वो एजम्पशन गलत थे एक्चुअली। जब भी किसी रियल गैस की हम बात करेंगे जो रियल में प्रेजेंट है, उसमें वो एस्पेक्ट्स कभी काम नहीं कर रहे होंगे। कौन कौन से, पहला जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी ने लिया था, वो इन्होंने भी बोला कि बिल्कुल सही बात है, जो रियल गैस है, रियल गैस, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स लग रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस थ्योरी को। मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों डोमिनेट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जरूरी नहीं एक साथ दोनों करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंटर पार्टिकल फोर्सेज डोमिनेट करेंगे, इनको जीरो आप नहीं बोल सकते। और दूसरा जो इन्होंने वो माना, जो एजम्पशन को खारिज किया, वो था कि जो हमने बोला है अभी आइडियल गैस में कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, वो रियल गैस में आप नहीं बोल सकते। अगर कोई भी गैस जो रियल है, जो प्रेजेंट है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमेशा कंसिडरेबल होता है, सिग्निफिकेंट होता है, हमें इसको मानना ही पड़ेगा। ये दो एस्पेक्ट्स इन्होंने बताए, ये दो जो केटीजी के एस्पेक्ट्स थे, इनको इन्होंने खारिज कर दिया और बोला अब इनकी हेल्प से हम किसी भी रियल गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बताइए। देखो, अगर ये चीज हो गई तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि पीवी इक्वल टू एनआरटी को अब ये गैस फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये इन एस्पेक्ट्स के साथ फॉलो कर रही थी कोई भी गैस, आइडियल गैस, तो यानी रियल गैस अब इसको फॉलो नहीं करने वाली है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़े से करेक्शन कर दूं, जिस करेक्शन की वजह से ये वाला जो इफेक्ट है ये कैंसिल आउट हो जाए, तो ये रियल गैस भी इस इक्वेशन को फॉलो करने लग जाएगी। क्या करूं, यहां पे पी आइडियल था, वी आइडियल था, इक्वल टू एनआरटी था, तो टेम्परेचर में तो कोई खास फर्क नहीं होता। इन चीजों की वजह से टेम्परेचर में तो कोई फर्क नहीं आएगा, इन चीजों की वजह से नंबर ऑफ मोल में भी कोई फर्क नहीं आएगा, इन चीजों की वजह से प्रेशर और वॉल्यूम मेजरमेंट जो है उसमें बहुत चेंज आ चुका होगा।
क्या चेंज आ चुका होगा? दोनों को वन बाय वन देखते हैं। इन दोनों में उसने कुछ करेक्शन बताया कि प्रेशर में कुछ चेंज आएगा, वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, यानी हमें इनमें कुछ करेक्शंस की रिक्वायर्ड है। इसलिए वॉन डेर वाल थ्योरी ने हमें दो टाइप के करेक्शन प्रोवाइड कराए, एक प्रेशर करेक्शन और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, तो फिर ये जो इक्वेशन है ये रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। वन बाय वन देखते हैं हम दोनों को कि क्या है ये दोनों करेक्शन और कैसे इन दोनों करेक्शन की हेल्प से इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं आइडियल गैस के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूम करेक्शन को। तो ध्यान से समझना इस चीज को, काम एक्चुअली आपके फॉर्मूला ही आना है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो चीजों को रिलेट कर पाएंगे आप इजीली। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉक्स है, कोई भी एक चेंबर ले लिया, कोई एक फ्लास्क ले लिया मैंने। इस फ्लास्क में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स फिल किए हैं, ठीक है जी, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हमने इस फ्लास्क में फिल कर दिए। अब ये जो है ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल है। अब अगर ये एक आइडियल गैस होती तो इसके लिए पीआई इंटू वी बराबर हो रहा होता एनआरटी के लिए, हो रहा होता ना। और इसमें मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, अब हमने क्या बोला था आइडियल गैस के लिए कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसके रिस्पेक्ट में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। तो अगर इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है ये तो पूरा वॉल्यूम हो गया ना। देखो यार, अगर कंटेनर को आप देखो तो कंटेनर में वेकेंट स्पेस भी है और ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वेकेंट स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन आइडियल गैस बोल रही है कि भाई मेरे में मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का कोई योगदान नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा अपने पास, क्या मैं इसको बोल सकता हूं, ये बच जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और गैसियस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। यानी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम बच जाएगा वो मेरे पास बच जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो वेकेंट स्पेस बचेगा वो। लेकिन एक रियल गैस में अभी हमने देखा वॉन डेर वाल थ्योरी ने बोला कि रियल गैस में भाई साहब मॉलिक्यूल का भी लेना पड़ेगा, यानी रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वेकेंट स्पेस का जो आइडियल गैस का था प्लस इन मॉलिक्यूल्स का। तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो अब हमारे पास होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ रियल गैस हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक चीज याद रखना, पहले एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा स्फेरिकल मान के चलते हैं हम इनको शेप में, कि सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वन मोल फाइंड आउट करना हो हमको, एक मोल, क्योंकि जनरली हमें गैस के मोल ही पता होते हैं, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। ये अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, ठीक है जी। इतनी चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब तो अब ये तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, रियल गैस, वन मोल, मॉलिक्यूल हो गया। अब मैं जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये अपने पास कोई एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ये आर रेडियस का कोई गैसियस मॉलिक्यूल है। अब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस में जो रिलेशन था वो अपने पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो था वो था वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब मैंने ये इफेक्टिव क्यों लिखा था इसको भी मैं समझाता हूं आपको। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ये जो एक मॉलिक्यूल है सिर्फ इसका वॉल्यूम नहीं काउंट करेंगे हम यहाँ पे, इसके साथ और भी वॉल्यूम आएगा। क्यों आएगा और वॉल्यूम, क्योंकि देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वेकेंट स्पेस जो होगा इनके लिए, इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जो मूव करने के लिए खाली स्पेस होगा, वेकेंट स्पेस होगा, उसी को तो हम वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बोलेंगे। आइडियल गैस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो मूव करने के लिए फ्री स्पेस होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। तो यहां से अगर ये एक मॉलिक्यूल ये खुद भी तो मूव करना चाहेगा, और ये मूव करना चाहेगा तो कम से कम इसको इतना ही स्पेस और चाहिए, जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही रेडियस का उसको स्पेस और चाहिए, इतना अपने चारों तरफ खाली, तभी ये मूव कर पाएगा। क्योंकि अगर इतना स्पेस इसके चारों तरफ खाली नहीं हुआ, इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, तो उस केस में क्या होगा, ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा, इनसे टकरा के यहीं रहता जाएगा, और अगर टकरा के यहीं पे रहेगा तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी अपनी ही रेडियस जितना वेकेंट स्पेस इसको अपने चारों तरफ खाली चाहिए तब ये मूव कर सकता है। तो अगर इसको इतना खाली चाहिए तो क्या बाकी मॉलिक्यूल इसमें आ सकते हैं? जी नहीं, बाकी मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में कभी नहीं आ सकते। दैट मींस बाकी सारे वॉल्यूम्स मॉलिक्यूल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम हो गया। 3 मॉलिक्यूल मान रहा हूं मैं एक बार, तो 1 2
3, 2 और 3 के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही 2 के चारों तरफ भी एक वॉल्यूम होगा जो 1 और 3 के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा, और ऐसे ही 3 के लिए भी चारों तरफ भी एक वॉल्यूम होगा जो 1 और 2 के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा। समझ गए ये चीज? तो यानी अगर मुझे आइडियल गैस का वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूं, रियल गैस का वॉल्यूम माइनस ये जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है बाकी सब मॉलिक्यूल्स के लिए, इसको माइनस कर दूं रियल गैस से, तो अपने पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आ जाएगा। और ये इफेक्टिव वॉल्यूम भी किसका, सबका। ये तो एक का ही हुआ ना, एक मॉलिक्यूल की वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड हुआ, सबकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड कितना है वो निकाल लूं और उसको माइनस कर दूं, क्योंकि जो बाकी बचेगा, जैसे मान लो ये तीनों है और ये मेरे पास पूरा बीकर था, तो ये इतना वॉल्यूम इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, तो जो खाली बचा ये रियल गैस का वॉल्यूम बच जाएगा। लेकिन यहां से एक चीज और आएगी अपने पास, एक बार मैं पहले ये बता देता हूं चलो। तो जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है या इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको हम रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम कितना हो गया यहां से अपने पास, देखो ये रेडियस आर थी, ये रेडियस आर हो गई, तो टोटल 2r हो गई। यानी ये जो बाहर बना है पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया स्फीयर बना है, इसका वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2r³। ठीक है, ये एक मोलिक्यूल के लिए हो गया। तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, इंटू Na कर दूं, पर मोल के लिए निकाल लेते हैं हम, पर मोल के लिए वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, पर मोल के लिए रियल गैस का वॉल्यूम ले लूंगा मैं। यानी पर मोल के लिए, एक मोल के लिए वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टेड आ गया 4/3 पाई 2r³ इंटू Na। लेकिन जो केस हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हुआ था, क्या वो यहां भी नहीं हो रहा? 1 जो है इसके चारों तरफ जो है वो 2 और 3 के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड है, और 2 के चारों तरफ वाला 1 और 3 के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या 1 और 2 के बीच में जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है उसको हमने 2 बार काउंट नहीं कर लिया? 2 बार काउंट हो गया ना। ये 1 वाला जो वॉल्यूम है वो 2 और 3 के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ये 2 के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। 2 वाला वॉल्यूम 1 के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो क्या 1 और 2 के लिए आपस में जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है वो 2 बार काउंट नहीं हो गया? ऐसे ही 2 और 3 के लिए जो आपस में रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है वो भी 2 बार काउंट हो गया। तो सारे के सारे जो है वो 2 बार काउंट हो चुके होंगे, इसलिए हमें इस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तब हमारे पास इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा या वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टेड है इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज बी। इसको वॉन डेर वाल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इस बी की वैल्यू यहां से अपने पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 2 16 16/3 इंटू पाई r³ इंटू Na। ये अपने पास एक वॉन डेर वाल कांस्टेंट आ गया, बी आ गया, जो मुझे एक मोल के लिए रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम दे देगा। अब मैं मान रहा हूं गैस के n मोल प्रेजेंट है मेरे पास, n मोल ऑफ गैस है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा n मोल के लिए, nb के बराबर हो जाएगा, या 16n/3 इंटू पाई r³ इंटू Na के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई कि कितना वॉल्यूम होगा जो रेस्ट्रिक्टेड होगा। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वो अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस nb फॉर n मोल ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस प्लस nb। अब हम क्या कर सकते हैं, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी थी उसमें वी की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, तो वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ वॉल्यूम करेक्शन की बात हुई, क्या प्रेशर में कोई करेक्शन नहीं आएगा, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और अगर प्रेशर में करेक्शन आएगा तो उसको भी पुट करके हम फाइनली इक्वेशन तक पहुंचते हैं हमारी। सो नाउ डिस्कस प्रेशर करेक्शन। देखो प्रेशर में क्या होगा, ये अपने पास कोई गैसियस कोई बीकर है जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स फिल है। अब यहां जो मॉलिक्यूल है इस पे तो चारों तरफ से वो लग रहे थे, फोर्स लग रहे हैं ना, रिपल्सन फोर्स लगो चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगो, चारों तरफ से लग रहा है। लेकिन यहां वाला जो दीवार के जस्ट कोलाइड करने वाला है, दीवार के साथ कोलिजन होने वाला है, उसमें तो सिर्फ इधर की तरफ से ही फोर्स लग रहे हैं। अब वो रिपल्सन फोर्स भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकते हैं। तो जब आइडियल गैस थी तब तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये जाके टकरा रहा था। अब रियल गैस के केस में या तो इस पे रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा इधर से, या अट्रैक्शन। अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा तो ये पहले से ज्यादा स्पीड से जाके टकराएगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इस पे इधर से, तो ये कम स्पीड से जा पाएगा और धीरे टकराएगा। यानी दोनों ही केस में डिपेंड ऑन कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर ये अप्लाई करेगा वॉल पे वो चेंज हो चुका होगा। और उस प्रेशर में जो कमी आएगी या जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, उसको हम पीक करेक्शन से बोलते हैं, कि इतना चेंज हो जाएगा प्रेशर जो है वो पहले से, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना आपको, डायरेक्ट कोई काम नहीं आने वाली इसकी डायरेक्शन, इसकी डेरिवेशन an² डिवाइडेड बाई v²। इस फैक्टर से वो प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी प्रेशर ऑफ आइडियल गैस जो था, अब एक्चुअली जनरली हम मान के चलते हैं कि ये जिस स्पेस पे है, अभी केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे उसमें और डिटेल में पढ़ोगे, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है अभी, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता तो जनरली जब वो पास आते हैं एक दूसरे के, तो उन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेट करता है। नॉर्मल कंडीशन में उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेट करता है। यानी नॉर्मल कंडीशन में पी आई जो है वो अपने पास बराबर आएगा पी आर प्लस पी करेक्शन के।
पीआई बराबर आएगा पी करेक्शन की। अगर आपने कंडीशन चेंज की, अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उनको इतने पास ले आए कि अब बस अब तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, तब तो उनके बीच में रिपल्सन लगेगा ही। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट ही रिपल्सन होता है, लेकिन मैक्सिमम में नॉर्मल प्रेशर पे अगर मैं बात करूं तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अभी हमने देखा था जेड वर्सेज पी में, आपको बता रहा था, जब जेड वर्सेज पी का मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो हमने देखा था कि मॉडरेट प्रेशर, जो नॉर्मल कंडीशन वाला प्रेशर था, उसमें मैक्सिमम गैसेज के लिए ग्राफ इधर आ रहा था, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे थे। तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेंगे तो पी आई जो है पी आर प्लस पी करेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स अगर डोमिनेट करेंगे तो वो इसको खींचेंगे, खींचेंगे तो रियल गैस का प्रेशर जो है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम होगा। तो पी आइडियल हो गया पी आर प्लस पी करेक्शन। तो पी आइडियल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, है ना। और V आइडियल की वैल्यू मेरे पास आ गई थी V माइनस एन बी। हेयर P एंड V आर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, PI एंड VI आर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो अब इन वैल्यूज को हम आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करके एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम रियल गैस के लिए सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। और वो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, PI की जगह मैं पुट कर दूं P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, VI की जगह मैं पुट कर दूं V माइनस एन बी, तो ये बराबर हो जाएगा NRT। दिस इक्वेशन इज नोन एज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस, एंड ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर में इनको इंटर रिलेट करने के लिए यूज होती है। इसकी हेल्प से हम रियल गैस के सारी चीजों को इंटर रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ये चीजें समझ में आई क्यों किया हमने ये। अब वॉन डर वॉल ने रियल गैस के लिए हमें एक इक्वेशन दे दी, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं हो रही थी रियल गैस पे, तो हमने रियल गैस के लिए एक इक्वेशन बना दी जो रियल गैस पे अप्लाई हो जाए। अब हम रियल गैस के भी सारे फैक्टर्स को एक दूसरे से इंटर रिलेट कर सकते हैं और रियल गैस के बारे में भी सब कुछ कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज जो हमें करनी थी वॉन डर वॉल थ्योरी की हेल्प से, वो हमें जेड वर्सेस पी ग्राफ को समझना था। उसको हम कैसे समझ सकते हैं अभी देखते हैं। पहले यहां तक की चीज सबको क्लियर हुई। इसमें एक चीज और याद रखिएगा आप, ये ए एंड बी जो है इनको हम वॉन डर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें यहां से बता दूं कि ए एंड बी जो वॉन डर वॉल कांस्टेंट थे, ये दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडिंग होते हैं, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर चेंज करोगे तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक फिक्स टेम्परेचर पे इनकी फिक्स वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं दोनों ही। अब हम क्या करते हैं, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है अभी, P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू NRT, इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम जेड वर्सेज पी वाले ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो ग्राफ बना। देखो, आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया ना इससे, इस टॉपिक से, तो पहली चीज तो वॉन डर वॉल इक्वेशन के से पूछा गया तब तो आप डायरेक्ट बता दोगे। अगर जेड की वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया तब भी आप बता दोगे कि जेड इक्वल्स टू वी रियल डिवाइडेड बाई वी आइडियल, और उसके अलावा पीवी इक्वल टू जेड एनआरटी वाले से बता दोगे इजीली। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें है नहीं जिससे आपको पूछे जा सके। जेड वर्सेज पी ग्राफ से आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये ग्राफ आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो इस ग्राफ के लिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा डेराइव कर रहा हूं अलग अलग कंडीशन। केस 1, कंडीशन 1 पहली मैं मान के चल रहा हूं एट वेरी हाई प्रेशर। मैं टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रेशर से रिलेट करके चल रहा हूं अभी इसको, एट वेरी हाई प्रेशर। अच्छा, प्रेशर जितना हाई होगा, एक चीज आप याद रखना, ए और बी जो है इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। ए और बी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हमेशा बहुत कम ही मिलती है अपने को। तो अगर मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो इस केस में ये जो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, ये इस प्रेशर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये इक्वेशन जो है ये थोड़ी इस फॉर्म में मिल जाएगी अपने को, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू NRT। ठीक है जी, इसको आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, वॉल्यूम बहुत कम हो गया, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट ही हैं, अभी भी इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो फर्दर इसको मैं लिख सकता हूं PV माइनस PNB इक्वल्स टू NRT। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें जेड वर्सेज प्रेशर को रिलेट करना है, तो मुझे जेड चाहिए, और जेड क्या होता है, PV बाई NRT होता है। यानी मैं क्या करूं, इस NRT से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा PV बाई NRT माइनस ये हो जाएगा मेरे पास PNB डिवाइडेड बाई NRT, और ये हो गया 1। तो यहां से इस PNB बाई NRT को मैं इधर ले जाता हूं, तो PV बाई NRT क्या बच गया अपने पास, जेड, जेड की वैल्यू होती है PV बाई NRT, तो जेड इक्वल टू मेरे पास बच गया 1 प्लस PNB डिवाइडेड बाई NRT। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तब जेड की वैल्यू अपने पास आएगी 1 प्लस PNB डिवाइडेड बाई NRT। सो जेड को मैं रीराइट कर सकता हूं एज जेड इक्वल्स टू 1 प्लस PB अपॉन RT।
यानी पहले हमें वेरी लो प्रेशर के लिए करना चाहिए था, लेकिन चलो वेरी हाई प्रेशर के लिए कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। याद पहले हाई प्रेशर के लिए आप याद रख लेना। जब प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तब जेड की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, ग्रेटर देन 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि 1 प्लस समथिंग, प्रेशर भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, बी भी पॉजिटिव होता है, आर भी पॉजिटिव और टेम्परेचर भी पॉजिटिव, इन चारों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी 1 प्लस समथिंग ही आएगा, तो जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। वेरी हाई प्रेशर पे कोई भी रियल गैस हो, हर रियल गैस के लिए जेड ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ में आई आपको ये चीज? अब दूसरा चीज हम जो करते हैं वो केस 2, वो हम ले लेते हैं वेरी लो प्रेशर के लिए। तो केस 2, केस 2 में ले रहा हूं वेरी लो प्रेशर। अब वेरी लो प्रेशर पे अपने पास क्या होगा देखना इसको ध्यान से। प्रेशर मैंने बहुत कम कर दिया, इक्वेशन अभी भी मेरे पास वही है, P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अब अगर मैंने प्रेशर को बहुत कम कर दिया तो ये भी कम, ये भी कम, ये तो नेग्लिजिबल नहीं हो पाएगा इनमें से तो कोई भी, लेकिन प्रेशर बहुत कम यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया यानी एन बी बहुत छोटा पड़ जाएगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वी माइनस एन बी को मैं वी के बराबर लिख सकता हूं, एन बी नेग्लिजिबल हो जाएगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं एज पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। वी माइनस एन बी को हमने वी लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा पीवी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू एनआरटी। फिर वही करो, एनआरटी से डिवाइड कर दो, ये आ गया पीवी डिवाइडेड बाई एनआरटी प्लस ए, एक एन से एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई वी आर टी, ए एन बाई वी आर टी, ये मेरे पास आ गया इक्वल्स टू 1। यहां से फिर वही चीज पीवी अपॉन एनआरटी को मैं जेड लिख सकता हूं, तो जेड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1 माइनस ए एन डिवाइडेड बाई वी आर टी, और अगर नंबर ऑफ मोल हमने 1 ले लिया, एन की वैल्यू हमने 1 ले ली, अगर एन की वैल्यू हमने 1 ले ली तो इस इक्वेशन को हम फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई वी आर टी। ए वी आर एन टी सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इस केस में जेड हमेशा लेसर देन 1, यानी हर गैस के लिए, फॉर एवरी गैस जेड इज ऑलवेज लेसर देन 1 एट वेरी लो प्रेशर। लेकिन इस केस में कुछ एक्सेप्शन भी है, इस केस में कुछ गैसेज ऐसी भी हैं जिनके लिए जेड लेसर देन 1 नहीं होता वेरी लो प्रेशर पे भी, वहां पे भी वो ग्रेटर देन 1 होता है। वो गैसेज हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो क्यों है उसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं यहां से आपको। ये जो ए है ये हमें पता है ये किसको इंडिकेट करता है, अट्रैक्शन फोर्स को। समझते चलना चीजों को साथ साथ, जितना समझते जाओगे उतनी आसानी रहेगी। जब हमने जेड वर्सेज पी का ग्राफ देखा था पिछले, जब हम वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि नीचे जो केसेस आ रही हैं उसके लिए हमने बोला था यहाँ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और जिस केस के लिए अट्रैक्शन फोर्स जितने ज्यादा उसके लिए जेड उतना ही कम, है ना। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा जेड उतना ही कम, और जिसके लिए अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उसके लिए ए की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जेड इक्वल टू होता है 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई वी आर टी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो जिसके लिए अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा उसके लिए ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, और ए की वैल्यू जितनी ज्यादा उसके लिए जेड की वैल्यू उतनी ही कम। तो ये अट्रैक्शन फोर्स अब हम बताएंगे कैसे किसी गैस में। तो गैस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक वो डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, पोलैरिटी ऑफ गैस पे, और दूसरा वो डिपेंड करता है मोलर मास ऑफ गैस पे। आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे कि जिस गैस में पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है, यानी जिस गैस के एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उसमें पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा, और जिसमें पोलैरिटी जितनी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी उतनी ही ज्यादा। और दूसरी चीज मोलर मास, अगर दो गैस हैं दोनों की पोलैरिटी सेम है, जब दोनों में कोई पोलैरिटी है ही नहीं, जैसे H2 और Cl2, H2 में भी कोई पोलैरिटी नहीं है, इसमें भी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, Cl2 में भी कोई पोलैरिटी नहीं है, इसमें भी Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो जब दोनों ही नॉन पोलर हैं उस केस में क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड करेंगे मोलर मास पे। गैस का मोलर मास जितना ज्यादा उसके अट्रैक्शन फोर्स उतने ही ज्यादा। ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई? पोलैरिटी और मोलर मास पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेंगे। लेकिन ये जो दो गैस हैं, दो महानुभाव हैं H2 एंड He, ये दोनों ही नॉन पोलर भी हैं, नॉन पोलर भी हैं, और इनमें मोलर मास भी इनका बहुत कम है, मोलर मास भी बहुत कम है। यानी ये दोनों ही चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इनमें बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स लग रहे होंगे, यानी इसमें हमेशा ही रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेंगे। और अगर हमेशा रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेंगे तो H2 और He के लिए जेड कभी भी लेसर देन 1 नहीं होगा, जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा इन दोनों के लिए। ये चीज समझ में आई सबको? इसमें कोई डाउट कि लो प्रेशर पे
जेड लेसर देन 1 होगा, हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन H2 एंड He के लिए हर प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 होगा। एंड एक तीसरा केस जो है वो देख लेते हैं जल्दी से हम, ये तो एक्सेप्शन था दूसरे केस में। एक तीसरा केस जल्दी से हम देख लेते हैं कि जब प्रेशर को हम टेंडिंग टू जीरो कर दें, प्रेशर को इतना कम कर दें कि वो टेंड्स टू जीरो हो जाए, उस केस में क्या होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, बहुत 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 ज्यादा कम होगा, वेरी 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 लो होगा, और वॉल्यूम वेरी 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 हाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो गया, प्रेशर बहुत कम हो गया तो P प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर है ना, और V माइनस एन भी है, तो ये तो ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल हो गया क्योंकि वॉल्यूम वेरी हाई है। वॉल्यूम वेरी हाई है और वॉल्यूम का स्क्वायर भी है, यानी प्रेशर जितना कम होगा उससे डबल इफेक्ट वॉल्यूम लगाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो गया है। यानी ये जो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा, यानी प्रेशर मान लो अगर 0.01 हो गया है तो ये वैल्यू 0.0000001 हो जाएगी, यानी इसके रेस्पेक्ट में अभी भी ये नेग्लिजिबल ही रहेगा। यानी इस केस में प्रेशर 10 टू 0 कर मैंने कर दिया तो दोनों नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर भी और एन बी भी। यानी ये इक्वेशन अब अपने पास बच जाएगी पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर टेंड्स टू 0 पे हर रियल गैस के लिए, H2 He के लिए भी है, बाकी सब के लिए भी, हर रियल गैस के लिए Z इक्वल टू 1 होता है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो तीन कंडीशन हमने देख ली, वेरी हाई प्रेशर पे क्या होता है, वेरी लो प्रेशर पे क्या होता है, एंड जब प्रेशर टेंड्स टू 0 हो तब क्या होता है। अब इनकी हेल्प से हम Z वर्सेज P ग्राफ इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये अपने पास एक्सिस हो गई, यहां मैंने Z लिया, यहां मैंने P लिया, ये जो लाइन है ये Z इक्वल टू 1 की लाइन है, इट इज Z इक्वल टू 1 आइडियल गैस की लाइन। तो यहां से अब जब प्रेशर टेंड्स टू 0 होगा तब तो हर एक गैस के लिए अपने पास Z इक्वल टू 1 ही रहेगा। अब H2 और He की बात नहीं करा, किसी और गैस की बात करूं तो लो टेम्परेचर पे हमने देखा था, सॉरी लो प्रेशर पे हमने देखा था Z था 1 माइनस A डिवाइडेड बाई VRT। तो यानी प्रेशर अब मैं बढ़ाते जाऊंगा जैसे जैसे, वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये अगर बढ़ती गई तो 1 में से इसको माइनस करूंगा तो Z की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी जब बहुत कम प्रेशर होगा तब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे Z की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब हाई प्रेशर पे चला जाऊंगा, एक मॉडरेट प्रेशर से हाई प्रेशर पे जाएंगे तो Z इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाई RT ये फॉलो होने लग जाएगा, और जैसे ये फॉलो होने लगेगा प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा Z की वैल्यू वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी इस केस में Z की वैल्यू वापस बढ़ेगी, और ये कुछ ऐसा ग्राफ। ऐसे ही अगर गैस की पोलैरिटी ज्यादा हुई या उसका मोलिकुलर मास ज्यादा हुआ तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, और नीचे जाएगा। जिस गैस की पोलैरिटी जितनी ज्यादा या मोलिकुलर मास जितना ज्यादा उस गैस के लिए ग्राफ उतना ही नीचे जाएगा। लेकिन अगर H2 और He के लिए ये ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अब मुझे बताओ H2 के लिए इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है और हीलियम के लिए कौन सा ग्राफ है, बताओ आप लोग, कोशिश करो। देखो जो गैस जितनी ज्यादा पोलर उसके लिए ग्राफ उतना ही नीचे, लेकिन H2 भी नॉन पोलर, He भी नॉन पोलर। तो जब नॉन पोलर होती है दोनों तो मोलर मास से देखते हैं, जिसका मोलर मास जितना ज्यादा उसका ग्राफ उतना ही नीचे। H2 का मोलर मास होता है 2, हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो इसलिए हीलियम के लिए ग्राफ नीचे आएगा, H2 के लिए ग्राफ ऊपर आएगा। और अगर मैं बोल दूं ये जो दो गैसेज हैं, अब ये दो गैसेज अगर मान लो आपको गिवन है ये CO2 एंड Cl2 है, तो बताओ इनमें से किसके लिए ग्राफ नीचे आएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, गैसेज तो दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर का और आइडिया लग जाएगा आपको जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो अगर दोनों नॉन पोलर है तो इस केस में ग्राफ नीचे किसके लिए आएगा, जिसका मोलर मास ज्यादा है। तो ये ग्राफ हो जाएगा CO2 के लिए और ये हो जाएगा Cl2 के लिए। तो ऐसे हम हर एक गैस के लिए ग्राफ बना सकते हैं, Z वर्सेज P को हम डिनोट कर सकते हैं, और Z वर्सेज P से हम बता भी सकते हैं कौन गैस कितनी पोलर है और कितना उसका मोलिकुलर मास है। तो ये हमने वॉन डेर वाल्स थ्योरी की हेल्प से वॉन डेर वाल्स इक्वेशन जनरेट कर ली, जिसकी हेल्प से हम गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को इंटर रिलेट कर सकते हैं, और उसके साथ ही Z वर्सेज P ग्राफ भी हमने रिलेट कर दिया। हमने अट्रैक्शन फोर्स भी बता दिया किस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग गैसेज के लिए Z वर्सेज P कैसे बनेगा वो भी हमने बता दिया। यहां से एक चीज और याद रख लेना जो मैंने बताया था, ए जो है वो अपने को किसका आइडिया देता है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स का आइडिया देता है, अट्रैक्शन कितना होगा। और बी जो है वो जनरली साइज ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम से भी ज्यादा बेटर है, मैं इसको बोलूं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें आइडिया देगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब प्रेशर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा होगी बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और ये दोनों ही जो कांस्टेंट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कांस्टेंट तो है लेकिन ये तभी कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। दिस इज ऑल अबाउट वॉन डेर वाल्स थ्योरी।